हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीकर एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है और रेंट एग्रीमेंट क्यों बनवाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो उसके फॉर्मेट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ड्राफ्ट करना है रेंट एग्रीमेंट तो आप किस तरह से अपना रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट एग्रीमेंट के। रेंट एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक रेजिडेंशियल एक कमर्शियल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट को हम लीज डीड भी बोलते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन आता है सबके माइंड में कि जो हम रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं इसको रजिस्टर कराना जरूरी है या नहीं। अगर आप रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों का बनवाते हैं, अगर 11 महीनों का रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको रजिस्टर कराना कंपल्सरी नहीं है। बट अगर आपका जो रेंट एग्रीमेंट है 11 महीने से ज्यादा का है तो आपको रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तब वो कंपल्सरी हो जाता है। अब बात आती है कि रेंट एग्रीमेंट क्यों बनवाते हैं हम। अब हम दोनों प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। सबसे पहले अगर आप मकान मालिक हैं, आपके पास टेनेंट है, टेनेंट आपके मकान में किराए पर रह रहे हैं और वो आपके घर में रह रहे हैं और वो मनमानी कर रहे हैं या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि अब खाली कर दो, खाली नहीं कर रहे, या आप उन्हें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो या वाटर सप्लाई बिल पे करो, वो पे नहीं कर रहे और आपके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे। आपके पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और अगर हम देखें टेनेंट के प्रोस्पेक्टिव से कि आप टेनेंट है, आप कहीं पर रेंट पर रह रहे हैं, आप रह रहे हैं और तो अचानक से आपका मकान मालिक बोलता है 1 महीने रहने के बाद कि भाई निकलो यहां से, अब खाली कर दो, तो आप क्या करेंगे। क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, तो इसलिए रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाता है। तो रेंट एग्रीमेंट के अंदर हर एक टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है कि जो टेनेंट है और मकान मालिक है उनके बीच में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को इस रेंट एग्रीमेंट में लिखा जाता है और यह भी लिखा जाता है कितने टाइम पीरियड तक के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रहे हैं या आप कितने टाइम के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर ले रहे हैं, आप कितने रुपए में रेंट पे ले रहे हैं। नहीं तो हर महीने मकान मालिक आपसे अलग रेंट चार्ज कर सकता है या आप जो आपका किराएदार है वो मन मर्जी से आपको रेंट दे सकता है। इसलिए जो रेंट है वो भी इसमें फिक्स किया जाता है और ये भी फिक्स किया जाता है कि अगर रेंट इंक्रीज होगा तो वो कैसे इंक्रीज होगा, कितना % इंक्रीज होगा और कब इंक्रीज होगा, वो सारी बातें इस रेंट एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। अगर कोई मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस को कौन पे करेगा, मकान मालिक मेंटेनेंस करेगा या जो टेनेंट रह रहा है वो मेंटेनेंस करेगा। तो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं आप आपस में म्यूचुअली टर्म्स एंड कंडीशन पर रेडी होते हैं, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन इस रेंट एग्रीमेंट में लिखी जाती है। तो चलो अब देखते हैं कि रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट क्या होगा। जो अब मेरे हाथ में जो रेंट एग्रीमेंट है रेजिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट है। तो फॉर्मेट डिस्कस करने से पहले मैं बताऊं कि जो ये आपका रेंट एग्रीमेंट है ये प्रिंट होगा स्टैम्प पेपर के ऊपर। अब कितने रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा, मिनिमम 15 रुपए का स्टैम्प पेपर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं 10 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं। अब ये नहीं है कि वो वाइड हो जाएगा बट उसके ऊपर डेफिशिएंसी रह जाएगी 5 रुपए की स्टैंप की, तो इसलिए 15 रुपए का स्टैंप बनवा ले। अगर 15 का नहीं मिलता तो 20 का तो मिल जाता है, 50 का मिल जाता है, 100 का मिल जाता है। तो मिनिमम 15 रुपए का स्टैम्प पेपर होना चाहिए। और अगर आप 11 महीने से ऊपर का बनवा रहे हैं, आप उसमें अगर 11 महीने से और अगर आप 11 महीने से ऊपर का रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो उसको आप रजिस्टर करवाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन कराने की क्या फीस होगी वो डिपेंड करता है आप किस स्टेट में रह रहे हैं। हर स्टेट की अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस है और जो रजिस्टर कराएगा वो आपसे भी फीस लेगा। तो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं। जब 11 महीने पूरे हो जाते हैं तो उस रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करवा लेते हैं, दोबारा से आगे 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट के फॉर्मेट में सबसे ऊपर टाइटल आएगा रेंट एग्रीमेंट, फिर उसके बाद दिस लीज एग्रीमेंट मेड एट, मैंने यहां लिखा गुड़गांव, जो भी आपका प्लेस होगा वो आप लिखेंगे। ऑन दिस मतलब जो भी आपकी डेट होगी, बिटवीन द पार्टीज। अब पार्टीज मतलब जो मकान मालिक है और दूसरा जो टेनेंट है। सबसे पहले फर्स्ट पार्टी कौन होगी, जो ओनर है प्रॉपर्टी का। ओनर का नाम, सन ऑफ उनके फादर का नाम, रेजिडेंस ऑफ जो उनका परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस है वो आएगा यहां पर। एंड सेकंड पार्टी जो टेनेंट है, टेनेंट का नाम, उनके फादर का नाम और उनका क्या परमानेंट एड्रेस है, कहां से वो बिलोंग करते हैं, उनका परमानेंट एड्रेस यहां पर आएगा। और उसके बाद वेयर द फर्स्ट पार्टी लैंडलॉर्ड इज लॉफुल ओनर इन पोजेशन ऑफ हाउस परमिसेस सिचुएटेड एट। अब इसमें वो प्रॉपर्टी आएगी जो रेंट पर दे रहे हैं या रेंट पर ले रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का यहां पर एड्रेस आएगा।
whereas this landlord has agreed to give the first floor, आपके केस में फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, या पूरी प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, above said premises on lease on the following terms and conditions। अब यहां तक हो गया। अब इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस आएगी। सबसे पहली कंडीशन कि कब से कब तक का हम रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं। अब हमारा जो ये रेंट एग्रीमेंट है 11 महीने का है, क्योंकि हम इसको रजिस्टर नहीं करवाएंगे, इसलिए हम 11 महीने का बनवा रहे हैं। तो पहली कंडीशन है दैट टेनेंसी हैज कमेंस्ड फ्रॉम 16th जुलाई 2020 टू 15th जून 2021। तो आपको भी इसी तरह से कैलकुलेट करके टाइम लिखना है कि वो 11 मंथ ही कंप्लीट हो, 11 मंथ से ऊपर ना हो। अगर 11 मंथ से ऊपर हो जाएगा तो उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां से जुलाई से लेके जून तक का बनवाया, जिससे 11 महीने कंप्लीट हो गए। सेकंड, दैट द प्रीमिसेस शैल बी यूज्ड बाय द सेकंड पार्टी फॉर रेजिडेंस पर्पस ओनली, कि जो टेनेंट है वो उस प्रॉपर्टी को सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करेगा, वहां कोई कमर्शियल काम नहीं करेगा। थर्ड, दैट द टेनेंट सेकेंड पार्टी शेल पे द अमाउंट ऑफ रेंट, आपका जो अमाउंट है वो यहां पर अमाउंट आएगा, यहां पर अमाउंट है 10,000 पर मंथ। दैट द लेसी हैज पेड अ सम ऑफ ₹10,000 टू द लेसर एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट which will be refunded without interest at the time of vacation of the said premises। अगर आप कोई सिक्योरिटी ले रहे हैं, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं मकान मालिक को, तो आप इस केस में अपनी जो सिक्योरिटी, आप जितनी सिक्योरिटी दे रहे हैं वो इस रेंट एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे। यहाँ पर जैसे मेंशन करा 10,000 पे लेसी ने, मतलब जो टेनेंट है उसने लेसर को, मतलब जो ओनर है उसको दिए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जब वो इस प्रॉपर्टी को खाली करेंगे, वेकेंट करेंगे, तो वो अपना जो अमाउंट है जो मकान मालिक को रिफंड करना होगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। अगला पॉइंट, दैट 10% रेंट विल बी इंक्रीज्ड आफ्टर 11 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेनेंसी, मतलब जब इस 11 महीने के बाद जब रिन्यू होगा तो जो रेंट का अमाउंट है उसको 10% बढ़ा देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम बाद अपना रेंट बढ़वाना चाहते हैं, या आप अगर मालिक है तो कितने टाइम बाद रेंट बढ़ाना चाहते हैं, वो आप इसमें मेंशन करेंगे कि इतने टाइम के बाद मैं इतना % रेंट बढ़ाऊंगा। अगला, दैट सेकंड पार्टी टेनेंट विल पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल सेपरेटली फ्रॉम लेसी एज पर सब मीटर रीडिंग। अब इसमें लिखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो जो आप रेंट दे रहे हैं उससे अलग होगा, कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, जितना मीटर में बिल आएगा वो आपको अलग से पे करना होगा। अगली कंडीशन, दैट सेकंड पार्टी टेनेंट शैल कीप एंड मेंटेन द सेड प्रीमिसेस इन प्रॉपर एंड गुड कंडीशन, कि जो टेनेंट है वो प्रॉपर्टी को किसी तरह से डैमेज नहीं करेगा, गुड कंडीशन में रखेगा, तोड़फोड़ नहीं करेगा। तो ये भी कंडीशन रेंट एग्रीमेंट में लिख दी। अगली कंडीशन है, द सेकंड पार्टी शैल नॉट सबलेट और पार्ट विद द सेड प्रीमिसेस कंप्लीटली और इन पार्ट टू एनीबडी एल्स, के जो टेनेंट है अब उसने तो रेंट पर ले लिया, अब वो रेंट पर लेने के बाद आगे किसी और को रेंट पर नहीं देगा, खुद ही इस प्रॉपर्टी को यूज करेगा, किसी और को आगे किराए पर नहीं देगा। अगला, दैट टेनेंसी में बी रिन्यूड विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, के जो हम ये 11 महीने का एग्रीमेंट बना रहे हैं ये जो है म्यूचुअल कंसेंट से रिन्यू होगा, कि अगर दोनों पार्टीज चाहेंगे इसको रिन्यू करना तभी ये रिन्यू होगा। अगला, दैट टेनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय आइदर ऑफ द पार्टी बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस, कि अगर आपको इस 11 महीने से पहले मकान खाली करना है या खाली करवाना है तो आप 1 महीने का नोटिस देंगे। अगर मकान मालिक को किराएदार से खाली करवाना है तो 1 महीने पहले बोलेगा, नोटिस देगा कि भाई खाली कर दे, तब वो खाली करेगा। और जो टेनेंट है उसको अगर खाली करना है वो भी अपने मकान मालिक को पहले 1 महीने पहले नोटिस देगा। तो ये कंडीशन इसमें लिखी है। अगली, दैट द सेकंड पार्टी विल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज्ड बाय द लोकल अथॉरिटीज, कि जो सेकंड पार्टी है, टेनेंट है, वो लोकल अथॉरिटीज की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मानेगी। अगला पॉइंट, एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीज एग्रीमेंट लीज डीड शैल बी सब्जेक्टेड टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ गुड़गांव कोर्ट ओनली। तो ये पॉइंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होगा मकान मालिक के बीच में, किराएदार के बीच में, तो इसका जो केस होगा वो कहां चलेगा, उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, वो आप इसके अंदर जरूर मेंशन करेंगे। जैसे मैंने इसके अंदर लिखा गुरुग्राम कोर्ट ओनली, के गुड़गांव के कोर्ट में ही इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो होगा। तो ये हो गई टर्म्स एंड कंडीशन। अब आपके केस में और भी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, वो आप म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, या आपकी जो भी सिचुएशन होगी उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। उन सब टर्म्स एंड कंडीशन को भी इसमें मेंशन करेंगे। जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन हो जाएंगी उसके बाद हम लिखेंगे, इन विटनेस देयर ऑफ बोथ द पार्टीज हैव सेट
and subscribed their hand to this deed on date, month, year, wherein written in the presence of following witnesses। इसके बाद लिखेंगे विटनेसेस और 2 विटनेसेस होंगे और यहाँ पर 2 विटनेसेस के साइन होंगे और राइट हैंड साइड में फर्स्ट पार्टी लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक है, नीचे सेकंड पार्टी टेनेंट जो कि किराएदार है। किराएदार के साइन होंगे, मकान मालिक के साइन होंगे और कुछ साथ साथ 2 विटनेसेस के भी साइन होंगे। और जब स्टाम्प पेपर पर इसको प्रिंट करके दोनों विटनेसेस के साइन हो जाएंगे, दोनों पार्टीज के साइन हो जाएंगे, उसके बाद आप इस रेंट एग्रीमेंट को नोटराइज करवाएंगे, नोटरी से अटैच करवाएंगे। जब आप इसको नोटराइज करा देंगे तो आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो रेडी हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके माइंड में स्टिल कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जो है go.legal, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो है www.thegoligal.com। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसको अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।